अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कल जो क्लास चल रही थी उसी क्लास के आगे की अपन क्लास को देखते हैं, और वहां अपन कहाँ पहुंच चुके थे उसके आगे की बात देखते हैं। तो अपन ये देख रहे थे कि भारत में कहीं ना कहीं जो शासन स्टार्ट हो गया था वो ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने कंपनी के माध्यम से भारत में कहीं ना कहीं शासन करना स्टार्ट किया। तो कैसे किया उसके बेस पर अपनी कल चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे आगे को डिस्कस करते हैं। तो कल अपन जो देख रहे थे कहाँ तक बात पहुंच चुकी थी, यानी उन्होंने अपने देखा था, उन्होंने पहला जो एक्ट बनाया था उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये इसके नाम क्या पड़ गया था, 1773। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि इसको 1773 क्यों बोला गया था, क्योंकि 1773 में उन्होंने नियम को इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब 1773। अब इसके अंतर्गत कल मैंने डिस्कस कर दिया था कि इन्होंने कौन कौन से रूल्सों को बनाया, कौन कौन से नियमों को ऐसा बनाया जिसके माध्यम से भारत में शासन करना उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो पहला आपने बता दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्यों को क्या कर दिया था, नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उठाया गया पहला कदम था, यानी फर्स्ट स्टेप किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में नियंत्रण की बात की, कैसे करके नियंत्रण किया जाए, कैसे करके कार्यों को किया जाए। तो इस क्षेत्र में उठाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला स्टेप था। फिर आपने देखा कि इसको कैसे तरीके से बेटर कार्य किया जाए। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो कार्य थे उसको संसदीय नियंत्रण द्वारा स्थापित किया जाने लगा। संसदीय नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि कंपनी का जो कंट्रोल था वो पार्लियामेंट कंट्रोल के रूप में चला गया। पार्लियामेंट का मतलब हमने आपसे क्या बोल दिया, यानी संसदीय नियंत्रण हो गया। और संसदीय नियंत्रण क्या होता है थोड़ा समझिए। संसदीय नियंत्रण, इसका मतलब जो निर्णय लिए जाएंगे वो कंपनी नहीं ले सकती है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के द्वारा से लिए जाएंगे। और पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि पब्लिक को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। अब होती क्या है संसद, इसको समझ लीजिए। पार्लियामेंट होती क्या है, गवर्नमेंट होती क्या है, इसको समझने की कोशिश करें कि ये वर्ड हमें समझ में आते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी थ्योरी होती है वो समझने में बड़ी हमें आसानी हो जाती है। जैसे आज भी अपन बात करते हैं गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट वर्ड को समझ लीजिए कि गवर्नमेंट। अब जब भी अपन कहते हैं कि गवर्नमेंट है भैया, जनता का शासन है। अब जनता का शासन है तो कैसे है, इसको समझिए। हम ये देखते हैं कि जो हमारी जनता होती है तो जनता के माध्यम से देखते हैं मतदान डाले जाते हैं, और मतदानों के माध्यम से जो एक कैंडिडेट चुनकर आता है तो जनता के माध्यम से हमारे क्या होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी क्या होती है, सरकार चुनी जाती है। और जो सरकार चुनी जाती है तो सरकार क्या करती है, सार्वजनिकता को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यही को बोल देते हैं गवर्नमेंट। तो इसको मतलब जनता का शासन हुआ ना। जनता ने माध्यम से अपने मतों को देकर के अपने प्रतिनिधियों को चुना, और प्रतिनिधियों ने अपने माध्यम से क्या हुआ, सरकार को चुना। और सरकार किसको समर्पित करती है, सार्वजनिकता को समर्पित करती है, सार्वजनिकता को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब जब सार्वजनिकता को प्रदर्शित करती है तो इसलिए सबके हितों को ध्यान में रखते हुए वो नियम कानून को बनाना क्या करती है, स्टार्ट करती है। उसी के माध्यम से अपने समाज का क्या करती है, विकास करती है। तो गवर्नमेंट वर्ड आपको समझ में आ गया। इसका मतलब जो संसदीय नियंत्रण जहां होगा वहां कभी गलत कार्य नहीं होते हैं। तो यही चीज आज भारत में हमें देखने को मिल रही है, जो अंग्रेजों ने स्टार्ट की वही हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अगली बात आपको यहाँ से क्या बोली जा रही है, नया वर्ड जो आ रहा है अगले रूल्स में लिखा हुआ है कि दूसरा नियम उन्होंने क्या बनाया, कंपनी के कार्य थे उसको दो पार्टों में बांट दिया गया, एक प्रशासनिक एवं एक राजनीतिक। अब हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि उन्होंने अपने इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी, एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा था, जो एक कंपनी के पास सारे रूल्स थे तो उसको कार्य करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इन कार्यों को यदि दो भागों में बांट दिया जाए, एक व्यक्ति प्रशासनिक कार्य देखेगा, दूसरे व्यक्ति राजनीतिक कार्य को देखेगा, तो कार्य करने में आसानी होगी और उस कार्यों को माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा विकास क्या है, कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कर दिया गया, जो कार्य करने की प्रणाली थी कंपनी की, थोड़ा समझिए। कंपनी की जो प्रणाली थी, तो कंपनी पहले एक ही कोई कंपनी पूरे कार्य कर रही थी, तो उस कंपनी ने क्या कर दिया, अपने कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, एक प्रशासनिक कार्य
और दूसरा राजनीतिक। समझते चलेंगे, जीरो लेवल की बातें हैं। इसका मतलब वो देख रहे हैं प्रशासनिक की बात की जा रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, और राजनीति की बात की जा रही है तो अपन देख रहे हैं पॉलिटिकल की बात की जा रही है। अब इसको अपन समझते हैं कि इनमें भैया अंतर क्या होता है। यही आज भारत में भी हम देख रहे हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक में अंतर क्या होता है कि राजनीतिक का मतलब क्या हुआ कि ये तो नीतियां बनाएंगे, ये पॉलिसीज क्रिएट करेंगे और ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इसको लागू करेंगे। तो इसका मतलब एक लोग नीतियां बनाएंगे और दूसरे लोग उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। जब ऐसा कार्य होगा तो कार्य करने में सरलता आएगी। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है किस एक्ट के तहत पॉलिटिकल कार्य और प्रशासनिक कार्यों को बांटा गया था। तो हमें पता पड़ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत यानी राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग क्षेत्रों में, अलग भागों में क्या बांट दिया गया था। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि राजनीतिक और प्रशासनिक में क्या अंतर होता है। जैसे प्रैक्टिकली अप्लाइड समझने की कोशिश करें, जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो हमारी सरकार, उसके जो तीन पार्ट है, उसमें से एक पार्ट जो हम देखते हैं कार्यपालिका। तो जो हम कार्यपालिका देखते हैं, तो कार्यपालिका जिसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका में अपन देखते हैं कि हमारे दो पार्ट हैं, एक हमारा राजनीतिक है और दूसरा हमारा प्रशासनिक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं वो नीतियां बनाती हैं, और जो हमारे अधिकारी होते हैं कलेक्टर एसपी जो भी हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये जमीन लेवल पर उसको लागू करते हैं। तो जो अंग्रेजों ने जो कार्य करना स्टार्ट किया था वही तो आज भी हमारे संविधान में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारी सरकारें नीतियां बनाती हैं और प्रशासनिक लोग उसको लागू करते हैं। यदि आप देखते हैं कि इसके ऊपर नियंत्रण भी किसका रहता है, राजनीतिक लोगों का। यदि प्रशासन के माध्यम से कोई गलत कार्य किए जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो राजनीतिक नेता बैठे होते हैं, आप देखते हैं शहरों मंत्री लो ये लो, तुरंत कलेक्टर से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्य अंग्रेज बना गए थे। तो आप देख रहे हैं कि राजनीति लोगों का नियंत्रण होता है प्रशासनिक लोगों पर। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि मान लो कहीं भी कोई जब प्रॉब्लम आती है तो यानी कहीं ना कहीं मंत्री से इस्तीफा का या होता मांगा जाता है। जैसे अभी आपने उदाहरण के रूप में देखा कि जंतर मंतर में भैया पेपर आउट हो गया, तो पेपर को लेकर के कहीं ना कहीं आपने देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन चला, तो मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। भैया क्यों मांगा जा रहा था मंत्री का इस्तीफा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंत्री बैठा हुआ है उसने प्रशासनिक क्षेत्र को उसके माध्यम से सही नियंत्रण नहीं किया गया, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं क्या है बना दिया गया, इसलिए उसको इस्तीफा कहीं ना कहीं क्या है देना पड़ा। तो आपको पता पड़ गया कि प्रशासनिक कार्य अलग होता है और राजनीतिक कार्य अलग होता है। राजनीतिक कार्य क्या करता है कि नियमों को बनाता है, और प्रशासनिक लोग क्या करते हैं उसको लागू करते हैं। तो यही कार्य की स्टार्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दी थी, जिससे कार्य करने में सुविधा हो। तो कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, प्रशासनिक एवं राजनीतिक। तो साथ साथ में हम वर्डों को भी एक्सप्लेन करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे मेंस में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाएगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में क्या अंतर है, तो आप अंतर नहीं डिफाइन कर सकते थे। तो आपको पता पड़ गया कि एक ही पहलू के दो पार्ट हैं, बस अंतर क्या है कि एक नियम बनाएगा और एक उसको लागू करेगा। इसी में दोनों में हम अंतर भी देखने को मिल जाते हैं। तो साथ साथ में प्री के साथ साथ में मेंस के भी कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा देखते हुए चला करें। अगली कंडीशन आती है, तीसरी बात क्या आ रही है कि इसके अंतर्गत तीसरा जो नियम बनाया गया, वो तीसरा नियम क्या बना गया कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की बात की गई। किसकी बात कर दी गई? केंद्रीय प्रशासन की, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई। सेंट्रल, जिसको बोलते हैं केंद्रीय प्रशासन। चलिए समझते हैं केंद्रीय प्रशासन क्या होता है। तो केंद्रीय प्रशासन को भी अपन समझ लेते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और फैक्चुअल क्या हो गया कि ये केंद्रीय प्रशासन की जो बात की गई है वो किस एक्ट के साथ की गई है, तो रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से कहीं ना कहीं इस बात को क्या है इंप्लीमेंट किया गया। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें केंद्रीय प्रशासन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर डिस्कस अपन करते हैं, सबसे पहले अपन डिस्कस ये कर लेते हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अपन करते हैं, प्रशासन क्या होता है। प्रशासन की बात करते हैं, थोड़ा समझिए। ध्यान दीजिए किताबों में अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन दी होती हैं, और लोग क्या करते हैं फैक्चुअल बातें याद रखते हैं। यदि किसी बुक को पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे प्रा प्लस शासन के मिलकर
के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करता है, वही प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन का जो गोल्स है, प्रशासन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमेशा क्या रहा है? वेलफेयर रहा है, मतलब जन कल्याण रहा है। तो जो जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाता है, उसी को प्रशासन कहते हैं। अब बात आ रही केंद्रीय प्रशासन। आज भी आप देखेंगे भारत में केंद्रीय प्रशासन है, और अपन देख रहे हैं राज्य प्रशासन देखने को मिल रहा है, जिला प्रशासन भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन को कई भागों में बांट दिया गया है, लेकिन केंद्रीय प्रशासन है। केंद्रीय प्रशासन क्या होता है? क्योंकि यदि केंद्रीय प्रशासन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें कार्य करने में प्रॉब्लम आएगी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पावर जब जाकर के इन्वॉल्व हो जाती है, जब हमारी पावर एक जगह पूरी कलेक्ट हो जाती है, एक जगह से सारे निर्णय लिए जाते हैं, उसको बोला जाता है केंद्रीय प्रशासन। इसका मतलब जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे निर्णय होते हैं तो हमारे घर में जो हमारा सीनियर होता है, जैसे मान लो हमारे दादाजी हैं, तो कहते हैं दादाजी ये बात बोल देंगे तो जाकर ये बात होगी। तो मतलब सारा पावर किसके पास पहुंच गया? दादाजी के पास पहुंची। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीय प्रशासन। मतलब पूरा प्रशासन जो क्या किया जा रहा है, ऊपर से ही देखने को हमें क्या है मिल रहा है। तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पावर है वो एक जगह जाके इन्वॉल्व हो जाती है, वो क्या कहलाती है? केंद्रीय प्रशासन। कहने का मतलब उदाहरण के रूप में आप समझ लें कि जैसे आज भारत का प्रधानमंत्री है, तो यदि भारत का प्रधानमंत्री है तो आप देखते हैं कि विदेश में जाता है, वो जो भी साइन कर आता है, जो भी समझौते कर आता है, तो ये केंद्रीय प्रशासन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसका मतलब सारे देश की सत्ता, सारे देश का पावर, सारे देश के निर्णय लेने की क्षमता किसमें इन्वॉल्व हो गई? जाकर के प्रधानमंत्री में इन्वॉल्व हो गई। तो ये केंद्रीय प्रशासन का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। तो आपको पता पड़ गया कि इसका मतलब लोगों को ट्रस्ट होता है कि इससे भी बड़ा अधिकारी है, इससे भी बड़ा अधिकारी है, इससे भी बड़ा अधिकारी है। इसका मतलब जब एक जगह का निर्णय कंप्लीट आ जाता है तो उसको केंद्रीय प्रशासन में क्या कर दिया जाता है? इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो अब उनको पता पड़ गया कि केंद्रीय प्रशासन की भी जो बात है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से की गई है। अब क्वेश्चन तुम्हें याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि जो हमारा 177 जो 3 एक्ट है, ध्यान रखेंगे इस एक्ट में ऐसे याद रखो। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने कंपनी कौन कौन से रूल बनाए? एक तो संसदीय प्रणाली की बात हो गई, ध्यान आ गया। दूसरा आपने देखा कार्यों का बंटवारा हो गया। कार्यों का बंटवारा क्या हो गया? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। तीसरी कंडीशन क्या आ गई? केंद्रीय प्रशासन की बात आ गई। अब ये याद करने का एक तरीका हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत यदि हम जनरल बातें करें तो कैसे करके याद करके रख सकते हैं। तो याद करने का तरीका हमें पता पड़ गया कि संसदीय नियंत्रण की बात भी इसके अंतर्गत शामिल कर दी गई। ये कहीं ना कहीं इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का पहला स्टेप था। दूसरी बात क्या पता ही पड़ेगी कि इस एक्ट के तहत कार्यों का भी बंटवारा हो गया, मतलब राजनीतिक कार्य कोई और करेगा और प्रशासनिक कार्य कोई और करेगा। तीसरी कंडीशन क्या कर दी गई कि कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रशासन की भी बात इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व कर दी गई। तो तीन बातें आपको ये ध्यान इसमें अभी रखनी है कि इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमें देखने को क्या मिलती हुई चलेगी। इसके बाद अपन देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। अगली अगली जो अपनी बात आती है वो क्या आती है? नेक्स्ट को देखिए। तो अगली कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो रूल अपना आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है कि भैया अपन देख रहे हैं कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत जो हमारा गवर्नर जनरल और बंगाल की बात कर दी गई, वो भी इसी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व क्या है कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल का जो पद था, तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम क्या है दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास में गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत बनाने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो देखिए आपको पता पड़ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहीं ना कहीं अपन ने देखा गवर्नर जनरल का पद भी आया। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पता पड़ गया कि जो गवर्नर जनरल की बात जो की गई है वो किस एक्ट के तहत भारत में की गई है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई है। तीसरी कंडीशन आपसे बोली जाती है कि भारत में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कहाँ बना? तो आपको पता पड़ गया कि गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम क्या है दे दिया गया था। तो आपको पता पड़ गया बंगाल में बना हुआ था। पहला गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? तो ये भी आपको पता पड़ गया कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो वो भी भारत में कहाँ के थे? तो आपको पता पड़ गया बंगाल के थे। उसके आगे आपने देखा कि मद्रास और आपने मुंबई की बात की, तो गवर्नरों को इसके अधीन कहीं ना कहीं क्या है कर दिया गया था। भैया जो गवर्नर होगा वो मद्रास और मुंबई के रिलेटेड बातों का निर्णय लेने की कंप्यूटिव क्षमता जो होगी वो किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी। तो इस तरह की भी एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको इस एक्ट के तहत देखने को क्या है मिल जाती है।
अगली देखते हैं नेक्स्ट में, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो अपन देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत अगली बात क्या आई, कार्यकारी परिषद की, जो अभी मैं आपसे बोल रहा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की कर दी गई, कार्यकारी परिषद की बात की गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका मतलब इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कार्यकारी सरकार की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद थी, जो सामूहिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करती थी। तो ये बात आपको ऑलरेडी से क्लियर हो रही है कि आगे चल के अपन देखते हैं कि जो अभी हमने आपसे बताया था कि हमारे देश में भी जो हमारी सरकार है, तो अपन देखते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो ऐसे सिस्टम कहीं ना कहीं सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अपने नियमों के अंतर्गत दर्शाए थे। उन्हीं को संविधान में ध्यान में रखते हुए हमारे भी संविधान में हमने सरकार को 3 पार्टों में बांट लिया था कि कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, न्यायपालिका अलग कार्य करेगी, विधायिका अलग कार्य करेगी। तो आपने देखा कि इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कार्यकारी परिषद की बात की गई। तभी तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका देख रहे हैं एक्ट है, क्योंकि कार्यकारी परिषद गठित कर दी गई, और कार्यकारी परिषद गठित कर दी गई तो उसमें भी सुविधा दे दी गई कि भैया एक पर्सन के पास हो सकता है ज्यादा पावर होंगे तो वो मिस यूज कर सकता है, इसलिए उसके साथ में कार्यकारी परिषद में कुछ मेंबरों को शामिल कर दिया गया। कुछ मेंबरों को शामिल कर दिया गया तो बोला गया कि ये सारे मेंबर मिलकर के एक समिति है, उसकी समीक्षा करके तब किसी निर्णय के रिजल्ट पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो आपको क्वेश्चन पता पड़ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले कार्यकारी परिषद का गठन कहाँ किया गया, तो आपको पता पड़ गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया गया। इसमें कितने लोग शामिल थे, तो आपको पता पड़ गया 4 लोग क्या इसमें इन्वॉल्व किए गए थे। और आपको पता है सामूहिक रूप से अपनी शक्तियों का क्या करते, प्रयोग करते, तो मिल करके ही निर्णय क्या करते, वो ले सकते थे। अगली बात अपन देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। अब जैसे आज भी देख रहे हैं भारत में, जो मैंने आपसे बोला, इन्होंने देखो पहले देखा विधायिका बनाई, कार्यपालिका बनाई, अब न्यायपालिका की बात आ गई। तो आज भी हम भारत में देख रहे हैं कि विधायिका है, हमारी पार्लियामेंट आप देखते हैं चलती रहती है, उसमें नियम बनते हैं, फिर हमारी जो कार्यपालिका होती है उसके माध्यम से उसको लागू कराया जाता है, फिर हम देखते हैं हमारी न्यायपालिका होती है, तो इस बात को बताती है कि जो कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो राइट किए जा रहे हैं या रॉन्ग किए जा रहे हैं, तो कार्यपालिका उसमें क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। तो वही चीज आपने देखा कि इन्होंने भी देखा कि उन्होंने कहा कि यदि शासन अच्छे तरीके से करना है, जनता का विश्वास जीतना है, तो उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की भी बात कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी गई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ था, कलकत्ता में था। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय जो खोला गया वो कहाँ खोला गया, कलकत्ता में खोला गया। किस एक्ट के तहत खोला गया, तो 1773 एक्ट के तहत खोला गया। तो आपको पता पड़ गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत अब वो देख रहे हैं कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो एक्ट कौन सा था, 1773। और आपने देखा अधिनियम के अंतर्गत उसको जो खोला गया, तो कब खोला गया, 1774। मतलब कुछ समय के बाद जैसे चेंजेस आया, तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के समय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। किस अधिनियम के तहत खोला गया, तो आपको पता पड़ रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1774 के अंतर्गत, 1774 में खोला गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया जो हमारा मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कितने होते थे, एक, और इसके अलावा अदर जजेस कितने होते थे, 3। तो ये भी आपको पता पड़ गया कि 3 अदर जजेस होते थे। दूसरी बात आपको पता पड़ गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका पहला अगर देखा जाता है तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको पता पड़ गया सर एलिजा हिप्पे। ये उसकी क्या थी, पहले चीफ जस्टिस थे। उसके अलावा अन्य जो 3 नाम थे वो कौन कौन से थे, चेम्बर्स, लेमिस्ट्रे और हाइड। तो ये चीज भी तुम्हें पता होना क्या है, चाहिए। तो इसका मतलब आपका पहले क्वेश्चन से यहाँ से जीके के भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और डिस्क्राइब के लिए क्लियर हो रहा है। तो आपको पहला बात पता पड़ गया कि 1774 में यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय खोला गया। अब सर्वोच्च न्यायालय में कितने चीफ जस्टिस होते थे, तो क्वेश्चन पता पड़ गया, एक होते थे। मेंबर उसके जो चीफ जस्टिस के अलावा जो अन्य जस्टिस होते थे उनकी संख्या कितनी होती थी, तो उनकी संख्या 3 होती थी। पहला चीफ जस्टिस कौन बना, तो उसका नाम आपको पता पड़ गया कि सर एलिजा हिप्पे थे। और उसके बाद आपको पता पड़ गया जो तीनों मेंबर कौन से थे, तो आपको पता पड़ गया कि एक चैम्बर्स थे, दूसरे लेमिस्ट्रे थे, तीसरे हमारे क्या हाइड थे। तो इस तरह से आपकी जीके के भी क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा एक न्यायाधीश नहीं था, तो चौथा नाम दिया होगा, तीनों नाम याद होंगे तो आंसर आप आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इसके अंतर्गत ये भी कंडीशन देखने को क्या है, मिल जाती है। चौथी कंडीशन क्या आती है कि जो हमारे निजी व्यापार थे,
तो निजी व्यापार यानी क्या देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट ट्रेड, निजी व्यापार की बात की जा रही है। तो निजी व्यापार की बात की जा रही तो निजी व्यापारों पर भी क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। सोचिए कि यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन्होंने अब सारे कार्यों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया गया। उनने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसकी परमिशन हमसे लेना पड़ेगी। जब हमसे परमिशन लेना पड़ेगी तो उसको हम सुरक्षा देंगे, और जब उसको सुरक्षा देंगे तो बदले में हमें टैक्स मिलेगा, बदले में हमें कुछ ना कुछ खर्चा मिलेगा। और जब तक ये खर्चे नहीं आएंगे तब तक सरकार कैसे करके कार्यों को नियंत्रण कर पाती। क्यों? क्योंकि जब सरकार के कर्मचारी काम करेंगे तो उनको वेतन कहां से मिलता, और वेतन यहीं से मिलता जो हम उनको टैक्स देते हैं। तो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ निजी कार्यों पर रोक लगी होती है, हम अपने मन से कोई कार्य को नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने जाते हैं सरकार की अथॉरिटी लेने पड़ती है। कहते हैं ना, कोई छोटा सा भी छोटा काम करने जाते हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अपन देखते हैं मकान भी बनवाने जाते हैं तो उसकी नगर निगम से परमिशन लेनी होती है। मतलब निजी कार्य करने की क्षमता अंग्रेजों ने खत्म की थी, तो वही आज हम भी तो देख रहे हैं। हमें हर चीज का टैक्स देना पड़ रहा है, तो टैक्स देख रहे हैं तो हमारी संपत्ति की, हमारी सुरक्षा का दायित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। तो इसलिए सरकार ने तरह तरह के कर्मचारियों को लगा करके आपके दायित्वों की पूर्ति करा रहे हैं, और आपके माध्यम से जो टैक्स लेते हैं उसी से उनकी सैलरी जाती है। तो ये कार्य करने की व्यवस्था को जन्म किसने दिया, अंग्रेजों ने। तो आपने देखा कि निजी कार्यों पर, व्यापारों पर भी रोक लगाने का काम कहीं ना कहीं इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिला। वही आज हमारी सरकारें भी क्या करती हैं कि हम एक स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं, कोई शॉप भी खुलने जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। और जब रजिस्ट्रेशन होता है तो सरकार को बायदा हम उसका टैक्स देते हैं, और हमारे साथ यदि कोई प्रॉब्लम तैयार होती है तो सरकार उसके लिए हमें सुरक्षा भी देती है। तो इसका मतलब कोई भी निजी कार्य नहीं बचा, तो सरकार के अधीन ही सारे कार्य होने के हो गए, स्टार्ट हो गए। तो इसकी भी एक्ट आप देख रहे हैं शुरुआत कहीं ना कहीं कहाँ देखने को मिल गई, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देख रहे। और अंग्रेजों ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया तो वो बातें हमें भी अच्छी लगी, तो हम कहते हैं अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा तो आज भी भारत में कार्य कर रही है। तो भारत में परिवर्तन कहाँ नया कुछ होगा, नया परिवर्तन तो तब होगा जब उनकी विचारधाराओं को बदल कर अपनी नई विचारधाराओं के माध्यम से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएंगे, तो एक नया भारत आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि आज भी हम नए भारत की बातें करते हैं, लेकिन संविधान तो हमारा वही पुराना बना हुआ है, अंग्रेजों की नीतियों वाला बना हुआ है। तो नीतियों वाला जब संविधान बना हुआ है तो कार्य हम उसी के बेस पर कर रहे हैं, तो फिर नई चीजें कैसे चेंज होंगी। और जब जब कुछ नया होता है तो पुरानी चीज जब जब हटती है तो हमें उससे असुविधा सी महसूस होती है, और जब तक असुविधा महसूस नहीं होगी तब तक कुछ नया नहीं होगा। इसलिए हमें समय के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलते रहना चाहिए, और यदि ऐसा बदलता हुआ चला जाएगा तो एक नए भारत की ओर अपन क्या है, बढ़ सकते हैं। तो ये पुरानी बातें आपको सिखा रही कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, उनके कार्य बहुत अच्छे थे, तो इसका मतलब हम भी तो कुछ नए विचारों को ला करके और नए तरीके से कार्यों को कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सरकार के पास और भी पैसा आ सकता है। जब पैसा आएगा तो यानी समाज का विकास होता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें आती हैं, कुछ नई नई पॉलिसियां बनाती हैं, नई नई पॉलिसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि जो हमारी पूंजी है, पैसा, उसको कलेक्ट करती है, उस पैसे के माध्यम से देश में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो वही चीज आपको आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखिए कितनी अच्छी बात कर दी गई। जब इस तरह की जो बातें की गई तभी तो जनता को पसंद आई। आपने देखा कि वहां की सरकार ने कितना अच्छा नियम बनाया। उन्होंने कहा कि भले जो ब्रिटिश लोग हैं, भले जो ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन निजी व्यापार नहीं करेगी, उसको हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ेगी, पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति यदि बदले में उससे कोई रिश्वत लेता है तो उसको गलत माना जाएगा, मतलब रिश्वत लेने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब लोगों को लगा कि ये सरकार बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब ये हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। यदि इनके लोगों ने भी गलत किया तो उनके लिए सजा का प्रावधान जब बना दिया गया तो उनकी लोकप्रियता क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार तब भी हो रहा था, भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, हमारे प्रशासनिक लोगों को भी सीख मिलती है। यदि प्रशासनिक लोग अपने लोगों को दंडित करना चालू कर देंगे तो वही सिस्टम भ्रष्टाचार से क्या हो जाता, परे हो सकता है। लेकिन जब भ्रष्टाचार में हम देखते हैं कि सारे लोग ही भ्रष्ट हैं तो कौन किसके प्रति कार्रवाई करे। लेकिन आपने देखा कि अंग्रेजों की जो नीति थी, उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी, और जब रोक लगा दी तो उसका प्रभाव आगे चल के देखने को मिलेगा कि वो लंबे समय तक उनको शासन करने की प्राथमिकता मिलती हुई क्या चलेगी। अगली कंडीशन अपन देखते हैं क्या आ रहा है कि नेक्स्ट उन्होंने देखा 5 पॉइंट, यानी फर्स्ट जो रूल्स बनाया इस एक्ट के तहत वो क्या बनाया कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण।
यानी कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, ना कि कंपनी का। उन्हें का हो सकता है कि देश में कंपनी रह रही है, देश में कंपनी कार्य कर रही है, हो सकता है वो वहां पर गलत तरीके से कार्य करे, हो सकता है वो लोगों का वो शोषण करने लगे, हो सकता है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसमें कंपनी का ज्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि आप देखते हैं जो प्रशासन होता है, प्रशासन दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक हमारा निजी प्रशासन होता है और एक हमारा कैसा होता है, लोक प्रशासन हो जाता है। तो निजी प्रशासन में व्यक्ति हमेशा अपने हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है, और लोक प्रशासन के अंतर्गत यानी जनता को हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। तो वही चीज अंग्रेजों के दिमाग में बात आई, उन्होंने कहा कि एक काम करो, कंपनी से पावर छोड़ाओ, उसके ऊपर नियंत्रण अपना रखो, क्योंकि कंपनी तो व्यापार के लिए गई, और व्यापारियों का उद्देश्य क्या होता है, अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए सोचते हुए कार्यों को करना। इसका मतलब जब जब हम अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो उसमें दूसरे का हित जरूर होता है, और जब दूसरे का हित होगा तो वो व्यक्ति हमें कैसे पसंद करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि इस पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए। तो आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य, मैंने क्या बोल दिया, सरकार का उद्देश्य ही होता है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना। तो कंपनी से धीरे धीरे पावर कम करके यानी सरकार ने अपने नियंत्रण में कार्य करने के कर दिए, स्टार्ट कर दिए। ये भी एक बेस बना जो भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों ने कार्य करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो आप देखिए इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर अधिक प्रभावी नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो उसमें क्या नियुक्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त कर दिया गया। फिर आपने देखा इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, कंपनी का जो राजस्व था, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को भेजना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आपने देखा कि उन्होंने बोल दिया कि कितने लोगों को तुम सेना तुमने बनाई है, कितना तुमने पैसा कलेक्ट कर रहे हो, तो सारी जानकारी आप क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार को प्रोवाइड कराएंगे, तभी जाकर के आप कार्यों को कर सकते हैं। नहीं तो ब्रिटिश सरकार को पता ही नहीं लगता तुम कितना टैक्स ले रहे हो, कितनी सेना लगाए हुए, हो सकता है 400 लोग लगाए हो, 1000 लोगों का क्या कर रहे हो, वेतन ले रहे हो। तो सरकार ने अपना नियंत्रण ध्यान रखना क्या कर दिया, धीरे धीरे चालू कर दिया। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर दी गई। तो कुछ ना पूछ ले जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसका काम क्या था, तो कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखना, कंपनी पर ध्यान देना, किस क्षेत्र में, राजस्व यानी जो टैक्स से जो इनकम आ रही है, मिलिट्री के क्षेत्र में यानी जो सेना थी उसके क्षेत्र पर भी ध्यान रखना हो गया, और आपने देखा नागरिकों की बात कर दी गई। तो जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था, जो हमारी सिविल मिलिट्रीज थी, उसके कार्यों में, उसके जो कार्य थे उसमें हस्तक्षेप करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ये भी आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इतनी सारी चीजों की कहीं ना कहीं क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। तो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफी इंपोर्टेंट एक्ट क्या हमारा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, अगला बात जो आ रहा है, तो उसके बाद वही हमारा यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 खत्म हो जाता है, और इसके बाद नया एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की जो बात की जा रही है वो 1781 आता है आपका सेटलमेंट। तो देखिए आप देखेंगे जो ये वाला एक्ट आया तो कहीं ना कहीं समय समय पर सुधार किए गए। आपने देखा कि पहला जो एक्ट आया, उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आ गया, तो आप देख रहे हैं कि कुछ कार्यकाल के बाद, कुछ पीरियड के बाद एक नए एक्ट का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो आप देखते हैं जो नया एक्ट आता है उसको क्या बोला गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 173 कंपनियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया। तो इसका मतलब पता पड़ गया कि हम देखते हैं कि यहीं से एक चीज और हमें सीखने को मिलती है, ध्यान रखें कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां कुछ समय के बाद दिखना स्टार्ट होती हैं, और जब वो कमियां दिखाई देती हैं उस समय के अकॉर्डिंग यदि उस कमियों को सुधार कर लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक के लिए हमारी लाइफ उस कार्य की और बढ़ जाती है। लेकिन जब तक जो लोग जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में जब अपनी कमियां नहीं ढूंढ पाते हैं, और जब कमियां नहीं ढूंढ पाते हैं और जब उसमें सुधार नहीं करते हैं तो उस कार्य की लाइफ अपने आप कम हो जाती है। ये सीखी अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने क्या किया, समय समय पर आपने देखी जैसी रेगुलेटरी एक्ट 1773 की जो बात की गई है, उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां ऐसी रही हैं जिससे जनता असंतुष्ट हो रही है। जब जनता असंतुष्ट हो रही है तो उन्होंने इसके लिए एक नया एक्ट बना दिया। उस एक्ट के तहत क्या किया गया, इसमें लिखा हुआ है कि 1773 एक्ट की जो कमियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट आ गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और जिसको क्या बोल दिया गया 1781 में पारित कर दिया गया। तो नाम से स्पष्ट हो रहा, सेटलमेंट कर दिया गया। उस पुराने वाले एक्ट में
कुछ सुधार कर दिया गया, और सुधार कर दिया गया इसलिए उस एक्ट का नाम पड़ गया यानी सेटलमेंट एक्ट 1781। अब तो आप समझ में आ गया ना। आपसे कभी कोई पूछता है कि सेटलमेंट एक्ट क्या होता है, मतलब पुराने वाले एक्ट को सुधार करके जो एक नया एक्ट बना दिया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया सेटलमेंट एक्ट 1781 नाम दे दिया गया, क्योंकि इतने सालों के बाद उसमें संशोधन कर दिया गया, उसमें सुधार कर दिया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया सेटलमेंट एक्ट। देखिए, तो इस अधिनियम के लिए क्या क्या कर दिया, तो इस अधिनियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधिवत बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थे, तो जितने जो पावर थे, वो सारे के सारे पावर आप देख रहे थे कि कलकत्ता के पास थे। उन्होंने कहा कि एक जगह यदि पावर है तो कार्य करने में परेशानी आएगी, इसलिए उन्होंने कहा एक काम करो, इसको और क्षेत्रों में बांट दो। क्योंकि जैसे जैसे उनका शासन बढ़ता गया, तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता के जो ऑथराइज थे वो 3 क्षेत्रों में बांट दी गई, कुछ बंगाल को दे दी गई, कुछ बिहार को दे दी गई, कुछ उड़ीसा को दे दी गई। ऐसी आज हम अपने यहाँ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ जिला न्यायालय पे के कोर्ट है, तहसील लेवल पर कोर्ट है। इसका मतलब कार्यों को जब डिस्ट्रीब्यूट करता गया है, तो कार्य करने में सुविधा होना क्या स्टार्ट हो गई। क्योंकि हो सकता है कि एक जगह कार्य पेंडिंग में रहते, सारे कार्य एक ही जगह से संचालित होते, नियंत्रित होते, तो कार्य करने में परेशानी आती है, इसलिए कार्यों को कई स्तरों में बांटते हुए चले गए। वही चीज आज भी हमें भारत में देखने को क्या है मिल रही है, कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन आज भी है। हम छोटे यानी तहसील लेवल के न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, तो पूरा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है, तो उस पर दोबारा रेट कभी जारी नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसको सभी लोगों को मान्य ही करना पड़ता है। तो वही चीज अंग्रेजों ने आपने देखा है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की बात कर दी गई थी कि ये निर्णय अंतिम निर्णय होगा, जिसको नहीं बदला जा सकता। ऐसी भारत में भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उस निर्णय पर कभी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तब जाकर के हमारी व्यवस्था सही रूप से संचालित क्या है हो पा रही है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि जो अथॉरिटीज थी कलकत्ता के पास, उसको और भी सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या है बांट दी गई। तो उन्होंने कुछ बंगाल को अधिकार दे दिए, कुछ बिहार को दे दिए, कुछ उड़ीसा को दे दिए। यदि ये कार्य गलत करेंगे तो फिर जाकर कलकत्ता में क्या करेंगे, उसको जाकर के उसका वेरीफाई करेंगे, उसका एक्सप्रेशन करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी क्लास आज फिनिश होती है। इसके आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बता दिया जाएगा कि आगे आपकी कौन कौन से एक्टों के माध्यम से उन्होंने किस किस तरह के रूल्सों को क्या किया, इंप्लीमेंट किया और शासन करने में उनको मदद मिली।